ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੀ ਫੀਸ ਮਾਫ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਫਰਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, 10 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਚੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਫਰਵਰੀ ਮਿਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਜਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਗੈਪ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2-2 ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਦੇ YouTube ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ TV ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਲਾਈਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਕਤ ਜਾਣ ਦਾ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸੋ, ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ है? देखिए अभी जो स्टेटमेंट आई है उसमें फॉर नेक्स्ट 8 वीक तक इन्होंने एम्बेसी फीस ऑफ करी है। रीज़न बिहाइंड दिस कि भाई आज की डेट में उनको इंटरनेशनल स्टूडेंट चाहिए और वहाँ पे वर्क फोर्स की कमी है। दैट्स द रीज़न वो चाहते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट वहाँ पे पहुँचे। तो जो आपकी एम्बेसी फीस है वो जो 8 हफ्ते तक जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उनकी वेव ऑफ है। 8 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ जी। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਹੁਣ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵਿਚਾਰਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨਾ ਲਵਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖੇ। ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 6 ਇੰਚ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਮਾੜਾ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਰਸ ਮਾੜਾ ਲੈ ਲਓ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ 2-3 ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਲਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਂਸ नहीं ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। जी, देखिए आपको एक चीज़ समझनी होगी, ऐसा नहीं है कि हर एक बच्चे का वीज़ा लगेगा यहाँ पे। एक जेन्युइन स्टूडेंट्स का वीज़ा लगेगा। ठीक है, उन्होंने ओपन किया है, पिछले 2 साल से स्टूडेंट वहाँ नहीं गए तो दैट्स द रीज़न। अब वहाँ पे जैसे ओमिक्रॉन भी इतनी स्पीड से बढ़ रहा है तो जो वर्क फोर्स है वहाँ पे जो एम्प्लॉय है वो उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। तो अब थोड़ी सी वर्क फोर्स की थोड़ी सी मारा मारी। दैट्स द रीज़न वो चाहते हैं कि मैक्सिमम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए, बट इट डज नॉट मीन कि हर एक बच्चे का वीज़ा लगेगा। अगर बच्चा कैपेबल होगा, जेन्युइन होगा, तभी लगेगा। देखिए यहाँ पे SSVF सिंप्लीफाइड स्टूडेंट वीज़ा फ्रेमवर्क, और SSVF के अंदर अगर थोड़ा सा डिटेल में जाए, हर एक यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल्स को उन्होंने असेसमेंट लेवल दिया हुआ है। लास्ट 12 महीने का स्टैटिक डाटा उठा के उन्होंने हर एक कॉलेज को या यूनिवर्सिटी को जो भी एजुकेशन प्रोवाइडर है उसको असेसमेंट लेवल दिया। असेसमेंट लेवल 1 मीन आपका थोड़ा तो आपका लो रिस्क में है, 2 का मतलब मीडियम रिस्क में है, और जो 3 में आता है उसका मतलब हाई रिस्क में है। ऐसे ही पूरे वर्ल्ड को उन्होंने 12 महीने का उनका डाटा उठा के उनको उन्होंने क्या नाम है असेसमेंट लेवल दिया है। अब इंडिया असेसमेंट लेवल 3 में है। 3 से आप असेसमेंट लेवल 1 में जाते हो तो आपको फंड्स एम्बेसी नहीं दिखाने, बट एम्बेसी माइट आस्क, एम्बेसी पूछ सकती है, लेकिन यूनिवर्सिटी देखेगी। इसके अलावा असेसमेंट लेवल 2 और 3 में आप जाते हैं तो यूनिवर्सिटी तो देखेगी, साथ साथ में एम्बेसी भी देखेगी। वो बोलते हैं जी GT, जेन्युइन टेम्परेरी इंट्रेंट आप होने चाहिए, और इसके लिए यूनिवर्सिटी और कॉलेज, क्योंकि वो अपना असेसमेंट लेवल बरकरार रखना चाहती है, उससे ऊपर जाना चाहती है, नीचे नहीं जाना चाहती। कोई 3 में है तो वो 2 में या 1 में आना चाहता है, जो 1 में है वो 1 में रहना चाहता है, जो असेसमेंट लेवल 2 में है वो 1 में आना चाहता है। तो इसके लिए वो हर एक बच्चे का GT चेक करेगी। GT मतलब जेन्युइन टेम्परेरी इंट्रेंट, जिसमें आपके एजुकेशन देखा जाएगा। एजुकेशन आपकी कब पास आउट हो, आपका कोई गैप तो नहीं है, 10वीं और 12वीं में कोई गैप तो नहीं है, 12वीं और ग्रेजुएशन में कोई गैप तो नहीं है। गैप में तो गैप में आपने क्या किया, और आपकी जो लास्ट एजुकेशन है, चाहे आपकी 12th है, चाहे आपकी ग्रेजुएशन है, चाहे आपकी मास्टर्स, उसमें के बाद आपका कितना गैप है। फिर मैं यहाँ बोलना चाहूँगा, अगर 2020 के बाद का आपका गैप है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन 2020 से पहले गैप है तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। दूसरा, मेजर सब्जेक्ट्स में आपके नंबर कितने हैं। थर्डली, आपका इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी जो टेस्ट है, चाहे IELTS है, चाहे PT है, चाहे TOEFL है, उसमें स्कोर। जो बच्चे डिप्लोमा के लिए जाते हैं 5.5 बैंड, लेकिन एक रिस्पेक्टेबल स्कोर 6 होना चाहिए हाई वीज़ा सक्सेस रेट के लिए। बैचलर के लिए 6, और कुछ यूनिवर्सिटी 6.5 बैंड भी मांगती है, और मास्टर्स के लिए 6.5 बैंड है। कुछ यूनिवर्सिटी 6 बैंड पे भी मास्टर्स में एडमिशन दे देती है। नेक्स्ट जो GT में चीज़ देखी जाती है वो देखी जाती है कि भाई आपकी फैमिली की एनुअल इनकम क्या है। मतलब जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं उनकी एनुअल इनकम, मतलब उनकी इनकम टैक्स रिटर्न है या तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट है, वो ठीक होना चाहिए। क्योंकि आप 3 साल के लिए प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं या 2 ईयर के प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर की भी फी आपने पे करनी है, नेक्स्ट ईयर की भी लिविंग कॉस्ट है। चलो 1 साल का आपने दिखा दिया, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट सेमेस्टर और व्हाट अबाउट द नेक्स्ट ईयर, तो उसके लिए आपकी ट्यूशन फीस और लिविंग कॉस्ट भी देखी जानी है। तो वो आपकी फैमिली की रीपे कैपेसिटी देखती है, तो यूनिवर्सिटी भी देखेगी और इसके अलावा एम्बेसी भी देखेगी। तो यहाँ रिस्पेक्टेबल 8 से 10 लाख रुपए की आपकी फैमिली की एनुअल इनकम होनी चाहिए। एनुअल इनकम का मतलब अगेन मैं बताना चाहूँगा, आपकी फैमिली जिस भी प्रोफेशन से जुड़ी हो उससे रिलेटेड उसकी ITR इनकम टैक्स रिटर्न या तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट, आपके फंड्स, आपके पास फंड्स होने चाहिए, और फंड्स
जेन्युइन असेसेबल होने चाहिए। और जो लास्ट बात आती है आपके रिसर्च कि वाई ऑस्ट्रेलिया, वाई पर्टिकुलर दिस कोर्स कंटेंट, आउटकम ऑफ दिस कोर्स, ये तो जी जेन्युइनिटी। इस तरीके से अगर आप फाइल लगाओगे डेफिनेटली यू विल गेट द वीजा। जी कुछ कॉलां बच चुकी ने और माफ़ी चाह लें तो चकनियाँ शुरू कर दे। सत श्रीकाल जी। हेलो। हाँ जी, की सवाल है जी? ये प्रीति जी से बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, बोल रहे जी, बोलिए। प्रीति जी से, हाँ जी, प्रीति जी से बात कर रहे हैं? नहीं, आपका रॉन्ग नंबर लगा, ये टीवी शो है देश प्रदेश। अच्छा माइट प्रदीप भी जी, माइट भी मेरे स्टाफ से बात करना चाहता हूँ। अच्छा हो सकता ऑफिस में सोचा चलो ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ ਕਾਲ। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੋਰਸ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੈਵਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਲੈਵਲ ਆਫ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? अब आप हम किस कंट्री की बात करें? मैं ऑस्ट्रेलिया की कर। ऑस्ट्रेलिया की बात करें। देखो लेवल ऑफ एजुकेशन हमेशा मैटर करता है, अदरवाइज आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। आपको प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए जाना होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे कंसल्टेंट मिसगाइड कर रहे हैं कि जी डिप्लोमा के बाद 2 साल का वर्क वीजा कर दिया है। आपको एक चीज समझनी होगी कि वो कौन से डिप्लोमाज हैं जिसमें आपको 2 साल का वर्क वीजा है। बहुत सारे कंसल्टेंट को ये पता ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया अपने आप को ब्रांड बनाने के लिए उन्होंने अब कुछ न्यू चेंजेस तो लेके आया, तो वो चीज़ आपको समझनी होगी। जब आपकी स्टडी के दौरान, तो जैसे अभी अनाउंसमेंट आ चुकी है कि फुल टाइम आप काम कर सकते हो, और ये सच है, कोई दिक्कत नहीं है कि जब आप जाएंगे तो फुल टाइम आप काम कर सकते हैं, बट अप टू द नेक्स्ट मतलब इंटीमेशन, ऐसा नहीं कि भाई ये परमानेंट हो गया है। तो जब तक वहाँ पे मैन फोर्स या वर्क फोर्स या जब वहाँ पे लेबर की जो शॉर्टेज है तब तक ये चीज़ें रहेंगी। दूसरी बात, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी सब क्लास 485 टेम्परेरी जो आपका वर्क वीजा है उसमें 2 तरीके निकलते हैं। एक है जी पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, एक है ग्रेजुएट वर्क स्ट्रीम। तो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा उसको मिलेगा जो बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी के लिए जा रहे हैं। बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी मतलब आप हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं। बैचलर के बाद आपको 2 साल का है, रीजनल एरिया में ये 3 ईयर का है, सुपर रीजनल एरिया में ये 4 ईयर का है, और मास्टर्स के लिए आपको इन्होंने चेंज किया है। मास्टर बाय रिसर्च के लिए 3 साल का पहले था, अब भी 3 साल का है, और रीजनल सुपर रीजनल एरिया में तो 4 ईयर का है। लेकिन जो मास्टर बाय कोर्स थे उसमें पहले 2 साल का था, उन्होंने 3 साल का कर दिया है, तो 3 साल का मिलेगा, और पीएचडी में 4 ईयर का है। लेकिन अब बात करते हैं डिप्लोमा के बाद, कंसल्टेंट जो बोल रहे हैं कि जी आपको 2 साल का वर्क वीजा मिलेगा। हर एक डिप्लोमा पे नहीं है ये जो भी प्रोग्राम आप कर रहे हैं, जो भी प्रोग्राम आप डिप्लोमा करने जा रहे हैं या सर्टिफिकेट करने जा रहे हैं, वो एसओ लिस्ट में होना चाहिए, स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में। अगर स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट का आपका डिप्लोमा है, पहले 18 महीने का मिलता था, अब 2 साल का आपको मिलेगा। ठीक है जी। तो अब दोनों की अलग अलग चीजें हैं। पोस्ट स्टडी वर्क वीजा में आपको 3 साल 4 साल का है, ठीक है, और कहीं 2 साल का भी है, जहां पे जैसे आप सिडनी और मेलबर्न जा रहे हैं तो बैचलर के लिए। लेकिन आप किसी भी एरिया में जा रहे हैं तो ये आपको 18 मंथ का मिलेगा, चाहे आपने सर्टिफिकेट किया, चाहे डिप्लोमा किया, चाहे एडवांस डिप्लोमा किया, या आपने बैचलर और मास्टर की। तो आप स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट का प्रोग्राम कर रहे हैं, हाईली डिमांड में है, देन आपको ये 2 ईयर का ग्रेजुएट वर्क स्ट्रीम में आपको मिलेगा वर्क वीजा। देन उसके हिसाब से आप अपनी पीआर अप्लाई कर सकते हो। जी कॉल लवांगे जी अगली। हेलो। अगर हेलो, नमस्ते सर। हाँ जी नमस्ते जी, की सवाल है? जी सर, मैं हरिद्वार से बोल रहा हूँ सुमित। मेरा सवाल ये है सर, मैंने 2018 में +2 की थी, मेरे 50.4% आए थे। हेलो जी जी, हाँ जी सुन। मैंने बेकरी एंड कन्फेक्शनरी का एडवांस डिप्लोमा किया था 1 ईयर का। और उसके बाद में सर दुबई में जॉब की है 6 मंथ। ड्यू टू कोविड उन्होंने मेरे को जो है निकाल दिया था, और मैं 6 महीने बाद ही इंडिया आ गया था 19 की लास्ट में। कहाँ गए थे जॉब करने? जॉब ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਦੁਬਈ? जी सर, दुबई सेम फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ? बेकरी में थी सर, जी सर बेकरी फील्ड में थी। उन्होंने मेरे को टर्मिनेट कर दिया था कोविड की वजह से। मतलब मेरे को इंडिया भेजा था कि तुम बाद में आ जाना, और बाद में टर्मिनेट कर दिया था। मैं जा नहीं पाया। एडवांस डिप्लोमा किस में किया है? ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਾਦੇ? ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਪਲੋमा किस चीज़ में आपका? बेकरी एंड कन्फेक्शनरी। बेकरी। तो क्वेश्चन क्या है सर आपका? सर मेरे को सर कनाडा जाना है। अभी मेरे को स्टडी वीजे के लिए अप्लाई करना चाहिए ग्रेजुएशन के लिए, या मैं
एज एक्सपीरियंस अप्लाई करूँ? देखो आप देखिए दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हो। एक तो स्टूडेंट वीज़ा आपके लिए बेस्ट रहेगा। आपने 2018 में 12th की, उसके बाद आपका डिप्लोमा है बेकरी का, और उसके बाद आपका 6 मंथ का वर्क एक्सपीरियंस भी है। इस बेस पे आप आगे एडवांस डिप्लोमा हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट में जा सकते हैं। उसके लिए आपको 6 ईच लेने होंगे। आइल्स आप कर लीजिए और 6 ईच के साथ आप फाइल लगाइए एसडीएस में। आपके चांसेस हैं, पूरे चांसेस बनते हैं सितंबर इनटेक में आपका वीज़ा लग सकता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, अगर आप कोई वर्क वीज़ा की बात कर रहे हैं तो वर्क वीज़ा मीन्स लाइक मेरा ऑफिस भी है, वी हैव द इमिग्रेशन लॉयर एज वेल। अगर मान लो किसी एम्प्लॉयर को रिक्वायरमेंट होगी तो हम वो भी बता सकते हैं, बट अभी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट मैं कह नहीं सकता। लेकिन हाँ, फ्यूचर में आप क्या नाम है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ करना है प्रदीप जी? आप पे 9115070017 नंबर है, इस पे आप कॉल कर लीजिए। और टाइम टू टाइम मैं डिफरेंट ऑफिस में होता हूँ, तो आप मेरे स्टाफ से बात करके मेरे से मिल सकते हैं जी। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ कि ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾਸ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? देखो जी, ये तो ओमिक्रॉन एक बार ख़त्म हो जाए थोड़ा सा तो यही है। अदरवाइज आप देखिए ओमिक्रॉन होने के बावजूद भी इंडिया में स्कूल कॉलेज बंद है, पूरे वर्ल्ड में ओपन है। तो आने वाले टाइम में बहुत ब्राइट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अब्रॉड जाना चाहते हैं। अभी एक सर्वे भी आया था, कोविड के दौरान सबसे ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई किया है। तो जहाँ पहले 5-6 लाख रुपये 5-6 लाख बच्चा करता था अप्लाई, अब तकरीबन 10 लाख प्लस बच्चों ने अप्लाई किया। तो आप देख सकते हैं कि ड्यूरिंग कोविड कितने बच्चे अवेयर हुए हैं, फर्स्ट थिंग। और जब आप ये कह रहे हो कि जी कौन कौन से कंट्री, जी ऑस्ट्रेलिया वीज़ा देना स्टार्ट हो गया है, ठीक है जी, कनाडा वीज़ा दे रहा है, ठीक है, इसके अलावा यूके वीज़ा दे रहा है, इसके अलावा यूएस वीज़ा दे रहा है, यूरोपियन सारे कंट्रीज वीज़ा दे रही है। हाँ, हम वेट कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड कब ओपन होगा। इसके अलावा जितने भी कंट्री हैं सारे कंट्री वीज़ा दे रहे हैं। और आने वाले टाइम में ये बच्चा सारा का सारा डाइवर्स होगा, मतलब डिफरेंट कंट्रीज में किसी भी एक कंट्री पे वर्कलोड नहीं होगा। हर एक बच्चा को चांस मिलेगा, किसी को कनाडा जाने का चांस मिलेगा, तो किसी को यूके, तो किसी को यूरोप में, किसी को ऑस्ट्रेलिया, तो किसी को यूएसए। प्रोफाइल के हिसाब से हम बच्चों को गाइड करेंगे कि आप किस कंट्री के लिए एलिजिबल हैं। ਜੀ। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਈਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ। ਜੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ 17-18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨੇ ਜੀ, BC ontario ਤੋਂ ਉਧਰ ਮੈਲਬੌਰਨ ਤੇ ਸਿਡਨੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪਊਗਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਉਧਰ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਰੀਜਨਲ ਏਰੀਆ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੇ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ बेनिफिट भी होंगे। देखो इस टाइम तो मैन पावर की हर जगह शॉर्टेज है, पहली बात। हाँ, बट यस, पास्ट की अगर हम बात करें तो उन्होंने ऑलरेडी ये डिसाइड कर रखा था, और उन्होंने डिसाइड क्या कर रखा था, इम्प्लीमेंट भी कर रखा है कि जो बच्चा मेन सिटीज़ में जा रहा है जैसे सिडनी और मेलबर्न, तो 2 साल का वर्क वीज़ा था। लेकिन आप रीजनल एरिया में जा रहे थे 3 साल का था, जो सुपर रीजनल एरिया में तो 4 ईयर का। तो इसका मतलब वो रीजनल एरिया को भी प्रमोट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि स्टूडेंट्स हर एक जगह पे आए। तो अब जैसे अभी थोड़ी देर के लिए तो हर एक बच्चा जहां जाएगा उसका वीज़ा लगना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, फ्यूचर में डेफिनेटली इस चीज़ का जरूर वो दोबारा इस चीज़ पे आएंगे कि बस यस, आप चारों तरफ जाएं। मतलब आप तस्मानिया में भी जाएं, आप एडिलेड में भी जाएं, आप क्वींसलैंड भी जाएं, आप साउथ ऑस्ट्रेलिया में जाएं, हर जगह जाएं। जी। हेलो, हाँ जी, आवाज़ आ रही है? सत श्री अकाल, सवाल पूछो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पूछो जी। की फार्मा किया था, तो कनाडा जाना था। कनाडा जाना ਤੁਸੀਂ? क्या किया है? ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ क्या है आपकी? बी फार्मा। बी फार्मा, ओके। प्रदीप जी? हाँ जी, क्वेश्चन क्या है सर आपका? कनाडा जाना जी इन्होंने? कनाडा जाना है सर, आइल्स करिए 6.5 एंड नो लेस देन 6 आपको लेना होगा, और पीजी डिप्लोमा में आपका एडमिशन हो जाएगा। बट अब देखना होगा कि बी फार्मा कब किया है और उसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस है या आप रिसेंट पास आउट हो। सितंबर इनटेक के लिए पीजी प्रोग्राम में आपका एडमिशन हो जाएगा और आपकी प्रोफाइल अच्छी लग रही है, चंगी लग रही है, वीज़ा आ जाएगा। प्रदीप जी, कॉल एक लवांगे, उस तो बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਦਾਖਲਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੁਣ ਹੋਏਗੀ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ, सत श्री अकाल जी, सवाल पूछो जी प्लीज। हेलो, हाँ जी, सवाल पूछो जी। सर मैं ना यमुनानगर से कॉल कर रहा। जी जी। सर मेरी ये वन टाइम कनाडा का फ्यूजल है। सर मेरे ना 6 इंच बैंड ने ते सर सर मैं 12th पास 2020 जी। सब्जेक्ट्स बताइए, सब्जेक्ट्स। वन टाइम कनाडा का फ्यूजल है। सब्जेक्ट्स बताइए, सब्जेक्ट। सर सब्जेक्ट मेरा कॉमर्स। कॉमर्स में मुझे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस में नंबर बताओ। सर बिजनेस स्टडी में 62 है।
इकोनॉमिक्स में 47 और अकाउंट्स में सर 41। यही एक रीजन है कि आपके अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में 41 है, तो इस कारण से आपका वीजा रिफ्यूज हुआ है। और सितंबर इनटेक के लिए आप ट्राई कर सकते हो। पहली बात तो आपको 2020 पास आउट है, उसी टाइम पे आपने इंप्रूवमेंट करना चाहिए था, जो आपने नहीं किया। 6 ईच ले लिया, वेल एंड गुड है। आज की डेट में मोर देन 60% ऐसे स्टूडेंट्स के वीजा रिफ्यूज हुए हैं, जिसके 3-4 रीजंस हैं। जैसे ये भाई साहब है यमुनानगर से बोल रहे हैं, इनका रीजन है लो एकेडमिक प्रोफाइल। मेजर सब्जेक्ट्स में 41, 47, ये 8 बैंड भी ले लेते तो आज की डेट में तो इनका एक्सीडेंट होना ही होना था, इनका वीजा रिजेक्ट होना ही होना था। दूसरा, किसी बच्चे के किसी मॉड्यूल में 5.5 आ जाते हैं, वो एक रीजन है। तीसरा, आपका गैप हो गया 18 पास आउट 19 पास आउट, जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उनके रिफ्यूजल आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये 3-4 रीजंस हैं। अब इनकी आइल्स बहुत बढ़िया है, 6 ईच है, एसडीएस में इनकी फाइल लगी है, लेकिन लो एकेडमिक है और गैप भी नहीं है। 2020 पास आउट है, बढ़िया है, और आइल्स का स्कोर भी ठीक है, लेकिन एक रीजन से ये रिफ्यूज हुई है, दैट इज लो एकेडमिक। और इस कारण से आज की डेट में ऐसे ही स्टूडेंट्स हैं। बहुत सारे मैं फिर यही कहना चाहूंगा, आप यमुनानगर से हैं, मेरा अंबाला में ऑफिस है, आप मिल लीजिए। लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहूंगा कि आप कंट्री चेंज कर लो, दैट विल बी मोर बेटर, क्योंकि अभी उनका लोट खाली नहीं हुआ है। 18 लाख एप्लीकेशन पेंडिंग है, डे बाय डे वो रिजल्ट्स पॉजिटिव भी दे रहे हैं, नेगेटिव भी दे रहे हैं। इससे अच्छा कि भी कल ना आपका गैप पड़े, इससे अच्छा किसी और कंट्री में आप मूव हो जाए, या फिर आप अपना मई या सितंबर इनटेक के लिए ट्राई कर सकते हैं। हेलो जी, सत श्री अकाल। हाँ जी, की सवाल है जी? सर पुछना ही भी ओपन वर्क परमिट की फाइल लगी हुई ऑलरेडी, बहुत टाइम हो गया, 8-9 महीने हो गए, ਤੇ सर नाल टूरिस्ट वीजा ही अप्लाई कर सकते हो नाल न्यू पोर्टल ਦੇ ਵਿੱਚ? देखिए, एक टाइम में एक ही वीजा अप्लाई होगा, एक साइमल्टेनियसली 2 वीजा अप्लाई नहीं होंगे। पहले आपको ओपन वर्क परमिट आपको विड्रॉ करना होगा, देन आप टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर सकते हो। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਂਦਾ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਕਾਲਜ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ, ਸਸਤਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣਗੇ कि ये फिर होएगा, फिर वापरेगा सारा कुछ? डेफिनेटली ये जरूर होगा, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। अब स्टूडेंट्स को हम बार बार थक चुके हैं समझा के कि भाई अगर आप जा रहे हैं, आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आप कमाना तो आपका मतलब एक तरह से बाद का एम है। पहले आप कुछ करोगे, पढ़ोगे, तभी तो कमा पाओगे। बच्चा वहाँ जाके करता क्या है कि एक अच्छी चंगी यूनिवर्सिटी में जिसकी फ़ीस $35,000, $40,000, $28,000, $25,000, 6 महीने की फ़ीस पे करके चला जाता है। 6 महीने का मतलब है एक सेमेस्टर, 4 महीने की वो फ़ीस होती है। 2 महीने 3 महीने बाद यूनिवर्सिटी फिर फीस मांगती है, तो बच्चे के पास फ़ीस होती नहीं है, और वो बच्चा इंडिया से पैसे मंगाता नहीं, फिर वो कॉलेज चेंज कर लेता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसे जितने भी बच्चे हैं उनकी सेटलमेंट नहीं हुई है, और बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो सेटल हो पाए होंगे। वो सब चाहते इंडिया वापस आ गए हैं, चाहे वहीं पे बेचारे परेशान हो रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिस प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं उस प्रोग्राम को जरूर करो, और एक चंगी यूनिवर्सिटी में या चंगे कॉलेज में जिसमें पढ़ रहे हो उसी में पढ़ो। अगर आप कॉलेज चेंज करोगे तो वो आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री पे नेगेटिव इंपैक्ट डालेगी। हाँ, यही ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਭੇਜਦਾ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੈ? कुछ भी फ्यूचर ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਾਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ 17,000 PR ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਫਾਈਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ। ਨਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਰਣਬੀਰ ਕਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਾਪਰਨ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਕਾਲਾਂ ਨਾ ਹੀ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਇਨਟੇਕ 'ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ काउंसलिंग। अब ये ना हमारी एक मीटिंग हुई थी मतलब दिल्ली में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की थी, जिसमें हम ब्रांड ऑस्ट्रेलिया बनाने के लिए कुछ सिलेक्टेड कंसल्टेंट वहाँ पे मीटिंग में गए थे। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डेलीगेट्स थे, प्लस में हाई कमीशन थी, एम्बेसी थी। तो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन यही था कि जो वीज़ा ऑफिसर थी उनसे सबसे पहले यही क्वेश्चन था कि क्यों ना आप ऑस्ट्रेलिया की तरह कर देते हो। ठीक है कि भाई आप जहाँ यहाँ 6 महीने की फीस मांग रहे हो तो यहाँ साल की फीस ले लो, प्लस में साथ साथ में अपना जैसे GIC वहाँ जाता है, ऐसे अपनी लिविंग कॉस्ट एडवांस में ले लो, ताकि बच्चा फिर क्या होता है कि 1 साल की ट्यूशन फीस और 1 साल की लिविंग कॉस्ट अप फ्रंट जब चली जाती है तो बच्चा बहुत कम चांस होते हैं चेंज नहीं करता। तो वो खैर उनकी पॉलिसीज है, लेकिन हमने अपनी तरफ से इनपुट ये डाला था। तो जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, मैं कहना चाहूँगा कि भाई वेस्टर्न ओवरसीज एरी मेंबर है, मेलबर्न में मेरा ऑफिस है, इसके अलावा मैं क्वालिफाइड कंसल्टेंट हूँ। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जेन्युइन तरीके से आपको भेजने में हम बिलीव करते हैं। आप प्लीज़ अपने फंड्स अपडेट रखिए, अपने पेरेंट्स, आपकी फैमिली में जितने भी फैमिली मेम्बर अबव 18 है, अगर वो किसी न किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं तो उनके पैन कार्ड होने चाहिए और उनकी ITR इनकम टैक्स रिटर्न होनी चाहिए, क्योंकि हाई कमीशन यही
देखती है और इवन की यूनिवर्सिटी भी यही देखती है कि इनकी फैमिली की एनुअल इनकम क्या है। एक तो आपके पास फंड जेन्युइन हो, साथ साथ में आपके पास क्या नाम है एनुअल इनकम ठीक हो। इसके अलावा थोड़े से रिसर्च करिए माय डियर फ्रेंड यहीं से कि भाई आप किस कोर्स में जाना चाहते हैं। कोर्स वो लो जो हाईली डिमांड में हो, ताकि कल ने आपको वहां जाके ये पछतावा ना हो कि मैं गलत कोर्स में आ गया। एंड सेकेंडली, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये चीज़ है कि आप किसी कंसल्टेंट के बहकावे में मत आइए, फेक डॉक्यूमेंट मत लगाइए, जेन्युइन तरीके से आप फाइल लगाइए, क्योंकि कल ने अगर आप पक्के भी हो जाते हो और कल ने कोई फेक डॉक्यूमेंट आपका निकलता है तो वापस आपको आना पड़ सकता है। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। जी थैंक यू। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਾਲਾਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, यूके, न्यूजीलैंड स्टार्ट होना। एक बार जी हमारा एजुकेशन फेयर हो रहा है 24 तारीख को। 24 तारीख को वर्चुअल फेयर है जी। westnorthseas.events पे जाके आप एक बार अपने को लॉगिन कर लीजिए। 11 बजे से 1 बजे तक है। आप मेरे से और यूनिवर्सिटी कॉलेज के डेलीगेट से मिल सकते हो। कनाडा, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, हर एक यूरोप, सारे कंट्रीज के डेलीगेट्स होंगे। थैंक यू जी। दर्शकों का भी धन्यवाद। अपने दोस्त रणबीर सिंह ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।